हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का नॉलेज मंत्रा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो कल हम लोगों की चर्चा हो रही थी, कल हमने आपसे चर्चा किया हुआ था इस्लाम धर्म का उदय कहाँ पर हुआ या उसके प्रवर्तक कौन थे, और उसका यानी कि इस्लाम धर्म के प्रवर्तक की अगर हम बात करते हैं तो इस्लाम धर्म के प्रवर्तक जो है हज़रत मोहम्मद साहब को मानते हैं। और इसका उदय कहाँ पर हुआ था तो अरब देश में हुआ था। और इसके बाद में इसके जो इस्लाम धर्म की महत्वपूर्ण पुस्तक है तो वो कौन सी थी, कुरान थी। इसी कुरान में जो है मोहम्मद साहब द्वारा दी गई शिक्षाओं के बारे में जो है वर्णन किया गया है। तो हम देखते क्या हैं कि दिल्ली सल्तनत, आज हमारा टॉपिक क्या है, दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत ये एक ऐसा टॉपिक है, यानी कि जो ऐसा टॉपिक है कि कोई भी वनडे एग्ज़ाम हो, हर एक वनडे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्ज़ाम की दृष्टि से जो है ये जो है टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इस टॉपिक से कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर बनता है, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो। तो आप जो है हिस्ट्री के स्टूडेंट होने के नाते हैं, हम आपको ये बताना चाहेंगे कि अगर दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत देखा जाए तो मुख्य रूप से 5 वंशों ने शासन किया। और इस 5 वंशों के जो शासक थे तो लगभग सारे जो है इस्लाम धर्म को मानने वाले ही थे। तो अगर हम जिस धर्म के बारे में पढ़ने वाले हैं तो हमारा ये नैतिक कर्तव्य बन जाता है कि उसके बारे में हमें जानकारी करना कि उस धर्म का उदय कहाँ पर हुआ और इसके प्रवर्तक कौन थे, इसकी शिक्षाएं क्या थी या फिर अन्य बातें। ठीक है, तो वैसे तो हमारे सिलेबस का ये भाग नहीं था, लेकिन इसी चीज़ को देखते हुए जो है, ताकि आपकी जो जानकारी है वो आधी अधूरी ना रहे, इस वजह से हमने इस्लाम धर्म के बारे में आपसे जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो क्वेश्चन बनने वाले थे उसके बारे में हमने आपसे जो है डिटेल में आपसे कल डिस्कस किया हुआ था। तो आज हम चैप्टर लेकर के आए हैं आपके समक्ष, दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाले प्रमुख वंश कौन कौन से थे। तो आज तो फिलहाल हम सिर्फ और सिर्फ आपसे टाइमलाइन के बारे में ही वर्णन कर पाएंगे, और क्या जो प्रमुख शासक हुए हैं जिस वंश के, इसके बारे में वर्णन कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि फिर टाइम बहुत लंबा हो जाएगा, फिर एक एक दिन करके डे बाय डे जो है हम एक एक शासक के बारे में, जहाँ से एग्ज़ाम में जो है क्वेश्चन बनने वाले हैं, तो एक एक शासक के बारे में हम आपसे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है कि दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाले प्रमुख वंश। तो अगर हम दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाले प्रमुख वंश कितने हैं, कितने वंशों ने शासन किया है, तो मुख्य रूप से दिल्ली सल्तनत पर 5 वंशों ने शासन किया है। कितने वंशों ने शासन किया है? 5 वंशों ने। तो वो 5 वंश कौन कौन से थे? तो पहला था गुलाम वंश। इसी गुलाम वंश को मामलूक वंश के नाम से भी जाना जाता है। किस वंश के नाम से जानते हैं? तो इस गुलाम वंश को जो है मामलूक वंश के नाम से भी जानते हैं। दूसरा वंश कौन सा आता है? दूसरा वंश आता है खिलजी वंश। तीसरा वंश कौन सा होता है? तुगलक वंश होता है। चौथा वंश होता है सैयद वंश, और 5वां कौन सा होता है? लोदी वंश। तो इन अगर हम 5 वंशों की बात करते हैं तो ये 5 वंशों का टाइम ड्यूरेशन क्या है? तो 1206 से लेकर के 1526 ईस्वी तक जो है इन 5 राजवंशों ने शासन किया दिल्ली सल्तनत पर। क्लियर हो गया? इतनी बातें क्लियर हुई ना कि अगर बात पूछता है कि दिल्ली सल्तनत पर प्रमुख कितने वंशों ने शासन किया, तो मुख्य रूप से 5 वंशों ने, और कभी कभी होता क्या है इसकी हायरार्की भी पूछ लेता है। तो ये आपके लिए जानना इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि सबसे पहले किस वंश ने शासन किया, स्टार्टिंग कहाँ से हुआ है। तो गुलाम वंश, अगर गुलाम वंश एग्जाम में ऑप्शन नहीं देता है, मामलूक वंश देता है, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपको मामलूक वंश पे ही टिक करना है। तो प्रारंभ कहाँ से होता है? गुलाम वंश से, और एंड कहाँ से होता है? लोदी वंश से। ठीक है, तो लोदी वंश में अगर गुलाम वंश की बात करते हैं तो गुलाम वंश में सबसे पहले शासक आता है कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि दिल्ली सल्तनत का राजा बनता है, सम्राट बनता है। और वहीं पर अगर सबसे अंतिम शासक की बात करते हैं तो इब्राहिम लोदी, यानी लोदी वंश का शासक इब्राहिम लोदी, जो कि 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में जो है बाबर के साथ
लड़ाई करते हुए युद्ध क्षेत्र में मारा गया। ठीक है, तो ये जो है अगर हम इब्राहिम लोदी की बात करें तो इब्राहिम लोदी जो है दिल्ली सल्तनत का, या फिर ये भी कह सकते हैं कि लोदी वंश का अंतिम शासक था, जो कि दिल्ली सल्तनत पर जो है गद्दी पर बैठा था। ठीक है, जो कि अंतिम राजा था। तो हम बात करते हैं किसकी, गुलाम वंश के बारे में बात करते हैं। तो गुलाम वंश के बारे में अगर हम बात करते हैं तो गुलाम वंश ने कब से कब तक शासन किया है, तो गुलाम वंश ने शासन किया है 1206 से लेकर के 1290 तक। कब तक शासन किया है, 1206 से लेकर के 1290 तक। इसके बाद में खिलजी वंश की अगर हम बात करते हैं तो खिलजी वंश ने कब तक रूल किया है, तो खिलजी वंश जो है 1290 से लेकर के 1320 वर्ष तक, 1320 ईस्वी तक। ठीक है, तो टोटल खिलजी वंश ने कितने वर्ष तक शासन किया, 1290 से 1320 तक जो है कितने वर्ष होते हैं, तो 30 वर्ष टोटल जो है खिलजी वंश ने 30 वर्ष तक शासन किया। वहीं पर अगर हम गुलाम वंश की बात करते हैं कि गुलाम वंश ने टोटल कितने वर्षों तक शासन किया, तो 1206 से लेकर के 1290 तक। 1290 में 1206 माइनस कर दीजिए, कितने ईयर्स निकल आए, 84 ईयर्स निकल आए। 84 ईयर्स तक गुलाम वंश ने शासन किया। अब हम तीसरे नंबर की बात करते हैं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण वंश है, दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत आता है। वो कौन सा है, वो तुगलक वंश है। और तुगलक वंश का अगर टाइम ड्यूरेशन पूछता है कि इसने कब से कब तक शासन किया, तो इसने जो है 1320 से लेकर के 1414 ईस्वी तक, यानी कि अगर टोटल वर्षों की बात पूछते हैं तो टोटल वर्षों में 94 वर्ष तक तुगलक वंश ने शासन किया दिल्ली सल्तनत पर। ठीक है, तो इस तरह से गुलाम वंश ने 84 वर्ष, खिलजी वंश ने कितने वर्ष तक शासन किया, तो वो 30 वर्ष तक इसने शासन किया। तुगलक वंश की अगर हम बात करते हैं तो इसने 94 वर्ष तक शासन किया। इसके बाद में सैयद वंश आता है चौथे नंबर का। तो जो सैयद वंश है तो इसने जो है 1414 से लेकर के 1451 ईस्वी तक शासन किया। अगर टोटल वर्षों की संख्या पूछता है तो 37 वर्ष जो है सैयद वंश ने शासन किया। ठीक है, इसके बाद में लोदी वंश की अगर हम बात करते हैं तो लोदी वंश यानी कि दिल्ली सल्तनत का अंतिम राजवंश, तो वो कौन सा है, 1451 से लेकर के 1526 तक। अगर टोटल वर्षों की संख्या पूछता है तो ये 75 वर्ष तक जो है इसने शासन किया। तो आपको एक चीज़ जानने की ज़रूरत है, कभी कभी पूछ लेता, कभी कभी क्या आया हुआ क्वेश्चन है ये, इस तरीके से पूछ लेता है कि सबसे दिल्ली सल्तनत पर सबसे ज़्यादा वर्ष तक किसने शासन किया, इसको जो है घटते हुए क्रम में या बढ़ते हुए क्रम में लगाइए। तो मैं ऐसे ही आपसे वर्षों, टोटल वर्ष और सन की ऐसे ही बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि ये एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए हम आपसे इस बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। तो अगर आपने पढ़ा है, इस चीज़ को अगर आपने अपने माइंड में सेट कर लिया तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा कि अगर जो है बढ़ते हुए क्रम में अगर पूछते हैं तो सबसे ज़्यादा शासन कौन करता है, तुगलक वंश शासन करता है। कितने वर्ष तक, 94 वर्ष तक। इसके बाद में कौन आता है, गुलाम वंश, जो कि 84 वर्ष तक शासन करता है। फिर कौन शासन करता है, लोदी वंश तीसरे नंबर पर आता है, वो कब तक है, 75 ईयर्स तक। फिर इसके बाद में सैयद वंश आता है, ये 37 वर्ष तक रूल करता है। और सबसे कम शासन कौन करता है, तो वो होता है खिलजी वंश। उसका अगर वर्ष पूछता है कि कितने वर्षों तक शासन किया, तो खिलजी वंश ने जो है टोटल जो है 30 वर्षों तक शासन किया। तो इस तरीके से हमने आपसे डिस्कस किया कि किस राजवंश ने कैसे घटते हुए क्रम में और बढ़ते हुए क्रम में, दोनों क्रम में हमने आपसे डिस्कस किया। ठीक है, तो ये चीज़ आपको अपने माइंड में सेट करने की ज़रूरत है कि कौन घटते हुए क्रम में और कौन बढ़ते हुए क्रम में। अगर सबसे कम पूछता है, सबसे कम किस वंश ने शासन किया दिल्ली सल्तनत में, तो खिलजी वंश ने। और सबसे ज़्यादा किस वंश ने शासन किया, तो वो कौन आ जाता है, वो तुगलक वंश आ जाता है। तो इस तरीके से हमने इसकी हायरार्की बताई हमने। अब अगर हम बात करते हैं गुलाम वंश यानी कि मामलुक वंश, तो गुलाम वंश कहें या मामलुक वंश कहें, बात एक ही है। तो सबसे पहली चीज़ तो हमें इसका अर्थ समझना होगा कि मामलुक वंश, मामलुक कहते किसे हैं। तो मामलुक का मतलब होता है कि जो
स्वतंत्र माता पिता से जो है पैदा हुआ हो, किंतु बाद में वो जो है क्या बन गया हो, दास बन गया हो। क्या बन गया हो, दास बन गया हो। जो स्वतंत्र माता पिता से पैदा हुआ हो लेकिन परिस्थितियां ऐसी आईं जो कि बाद में दास बन गया, तो उसको जो है एक इतिहासकार हैं प्रोफेसर हबीबुल्लाह साहब। कौन है? प्रोफेसर हबीबुल्लाह साहब। तो इन्होंने क्या नाम दिया है, जो है इन्होंने मामलूक वंश नाम दिया है गुलाम वंश को। तो अगर क्वेश्चन आपसे पूछता है कि मामलूक वंश किस इतिहासकार ने नाम दिया है, तो प्रोफेसर हबीबुल्लाह साहब हैं जिन्होंने गुलाम वंश को मामलूक वंश की संज्ञा दी। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि अगर मामलूक का शाब्दिक अर्थ पूछता है तो क्या होगा। तो मामलूक का शाब्दिक अर्थ अगर पूछता है तो वो शाब्दिक अर्थ होगा जो स्वतंत्र माता पिता से पैदा हुआ हो लेकिन बाद में दास बन गया हो। अब आप लोगों को ये समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही होगी कि स्वतंत्र माता पिता का मतलब क्या है। देखिए, जब दिल्ली सल्तनत की अगर हम बात करते हैं तो ये उस समय जो है दास प्रथा बहुत जो है अपनी चरम सीमा पर थी। यानी कि दास कैसे जो है दास प्रथा कैसे चरम सीमा पर थी, जब एक शासक दूसरे शासक पर अटैक करता था तो जिस राजा को शासक पराजित करता था तो वहाँ की जितनी भी पब्लिक होती थी, जितनी भी जनता होती थी, तो जीते हुए जो राजा के जो है क्या बन जाते थे, सभी दास बना लिए जाते थे। तो यही सिचुएशंस थी कि ये जो है पैदा तो स्वतंत्र माता पिता से हुए लेकिन जो है बाद में कुछ परिस्थितियां ऐसी आईं जो कि इनके माता पिता को अपने बच्चों को बेचने के लिए मजबूर होना पड़ा। एटलीस्ट माता पिता तो स्टार्टिंग में जो है स्वतंत्र रहे लेकिन बाद में जो है बेटे को जो है जो दासत्व की जो धारणा थी वो अपनानी पड़ी, यानी कि उनको दास बनना पड़ा। तो ये क्या था, जो स्वतंत्र माता पिता के बारे में हमने आपसे डिटेल में चर्चा किया कि स्वतंत्र माता पिता का मतलब क्या है और इसका आप अर्थ कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो हमने बताया क्या कि नाम किसने दिया, प्रोफेसर हबीबुल्लाह साहब ने। अब अगर हम बात करते हैं गुलाम वंश या मामलूक वंश की, तो इस गुलाम वंश के अंतर्गत भी 3 वंश आते हैं। वो 3 वंश कौन कौन से हैं? पहला है कुतुबी वंश, और दूसरा है शमसी वंश, और तीसरा कौन सा है? बलबनी वंश। इस गुलाम वंश के अंतर्गत 3 वंशों ने शासन किया है। पहला कौन सा है? कुतुबी वंश। इस वंश की स्थापना किसने की है? तो इसकी जो है स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया है। किसने किया है? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अगर इसका टाइम ड्यूरेशन पूछता है कि ये इसका शासन कब से कब तक रहा है, तो 1206 से लेकर के 1210 ईस्वी तक जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है शासन किया था। ठीक है, इसके बाद में इनका पुत्र जो है गद्दी पर बैठता है आराम शाह, लेकिन ये अयोग्य होता है। और फिर दूसरे नंबर का जो वंश आता है वो होता है शमसी वंश। कौन सा होता है? शमसी वंश। तो शमसी वंश का जो संस्थापक था वो कौन था? वो इल्तुतमिश था। कौन था? इल्तुतमिश। कुतुबी वंश का संस्थापक, तो कुतुबी वंश का संस्थापक है कुतुबुद्दीन ऐबक। वहीं अगर हम बात करते हैं शमसी वंश का संस्थापक कौन है, तो शमसी वंश का संस्थापक जो था वो कौन था? इल्तुतमिश था। तो ये इल्तुतमिश जो है कुतुबुद्दीन ऐबक का दास था। इसके गुणों से प्रभावित हो करके कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है इसको अपना सिंहासन, यानी कि अपने पुत्र के बाद, इसकी मृत्यु के बाद में इसके अंदर इतनी क्वालिटी होती है कि जनता अपने आप इल्तुतमिश को जो है राजा चुनती है और इससे अनुरोध करती है कि आप दिल्ली के राज सिंहासन को संभालें और अच्छे से जो है रूल करें। ठीक है, तो जब इसके अंदर क्वालिटी थी तभी तो पब्लिक ने इसके हाथों में जो है शासन की बागडोर सौंपी। जिस व्यक्ति के अंदर योग्यता होगी उसी के अंदर तो बागडोर सौंपेगी। बाकी ऐरे गहरे के ऊपर कैसे किसी के ऊपर जो है इतना बड़ा साम्राज्य और इतनी बड़ी शासन की बागडोर कैसे कोई सौंप सकता है। तो जिसके अंदर योग्यता होती है उसी को जो है जनता ये सोचती है कि नहीं, ये हम आने वाले समय में हमारा जो है भाग्य विधाता होगा, इसलिए हमें जो है शासक इसी को चुनना चाहिए। तो दूसरा, इस मामलूक वंश के अंतर्गत दूसरा वंश कौन सा होता है? शमसी वंश होता है। इसके जो संस्थापक कौन होते हैं? तो इल्तुतमिश होते हैं। और इस शमसी वंश के अंतर्गत
जो है कौन कौन से शासक आते हैं। तो इस शमसी वंश के जो है सबसे पहली चीज़ जानते हैं कि कब से कब तक शासन किया। तो इसने जो है 1210 से लेकर के 1265 ईस्वी तक जो है शासन किया, और इनमें प्रमुख राजा तो यही सिर्फ और सिर्फ इल्तुतमिश ही थे। फिर इसके बाद में इल्तुतमिश की पुत्री होती है रजिया। ये भी एक बहुत ही महान महिला शासिका थी, मुस्लिम शासिका थी। और अगर हम बात करते हैं कि भारत की पहली महिला मुस्लिम शासिका कौन सी थी, तो वो जो है रजिया का नाम आता है। ठीक है, इसके पहले भी जो है रानी दिद्दा ने भी शासन किया, जो कि कश्मीर की जो है लोहार वंश की शासिका थी, लेकिन वो हिंदुओं से बिलोंग करती थी, हिंदू धर्म से बिलोंग करती थी। लेकिन अगर बात करता है रजिया की, तो रजिया जो है पहली मुस्लिम शासिका थी जो कि गद्दी पर बैठी। ठीक है, फिर इसके बाद में कौन शासक बनता है, फिर बहराम शाह बनता है, फिर इसके बाद में अलाउद्दीन मसूद शाह, फिर नासिरुद्दीन महमूद। हालांकि ये जो है नाम मात्र के शासक हुए हैं। इन लोगों के अंदर वो योग्यता नहीं थी जो एक राजा के अंदर क्वालिटी होनी चाहिए। लेकिन जो है रजिया जो थी, जो कि इल्तुतमिश की पुत्री थी, इसके अंतर्गत जो सम्राट के जो गुण होते हैं होने चाहिए, वो पूरे गुण इस जो है रजिया में समाहित थे। लेकिन दरबार के षड्यंत्रों के चलते जो है रजिया बहुत दिन तक शासिका नहीं रह पाई, एटलीस्ट वो मारी गई। ठीक है, तो इस तरीके से शमसी वंश के शासकों की हायरार्की थी। फिर इसके बाद में आता है बलबनी वंश। तो बलबनी वंश ने कब से कब तक शासन किया है, तो इसने 1266 से लेकर के 1290 ईस्वी तक इसने शासन किया है। और इसका संस्थापक की अगर हम बात करते हैं तो संस्थापक कौन था, तो संस्थापक जो है था वो बलबन था। ठीक है, अब इसके बाद में बलबन की मृत्यु के बाद में इसका पुत्र जो है बनता है कैकुबाद राजा बनता है। और इस कैकुबाद के बाद में जो है अंतिम शासक कौन होता है बलबनी वंश का, तो ये क्यूमर्स होता है। तो इस क्यूमर्स की हत्या कर देता है कौन, खिलजी वंश का शासक होता है जलालुद्दीन खिलजी। ये इसकी हत्या करके जो है दिल्ली सल्तनत पर, दिल्ली की राजधानी सिंहासन पर आसीन हो जाता है। तो इस तरह से जो तीसरा वंश होता है, तो कौन सा दूसरा वंश आता है, वो कौन सा होता है, खिलजी वंश होता है। ये कब से कब तक शासन करता है, तो ये 1290 से लेकर के 1320 ईस्वी तक जो है दिल्ली सल्तनत पर रूल करता है। हालांकि इसके जितने भी शासक हैं, इन सब के बारे में हमारे लिए पढ़ना इम्पॉर्टेंट नहीं है। हमारे लिए जानना इम्पॉर्टेंट उन शासकों के लिए है सिर्फ और सिर्फ जहाँ से एग्ज़ाम के लिए क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो अगर हम खिलजी वंश की बात करते हैं, तो खिलजी वंश के हम दो प्रमुख शासकों के बारे में पढ़ेंगे, एक जलालुद्दीन खिलजी और दूसरा कौन होता है, अलाउद्दीन खिलजी। तो ये दो प्रमुख शासक हैं इस वंश के, यानी किस वंश के, खिलजी वंश के। अब इसके बाद में तीसरा शासक आता है तुगलक वंश। तुगलक वंश आई होप आपको याद होगा कि दिल्ली सल्तनत पर सबसे ज़्यादा शासन करने वाला कौन सा वंश होता है, तो ये तुगलक वंश होता है। कब से कब तक शासन करता है, तो ये 1320 से लेकर के 1414 ईस्वी तक शासन करता है। फिर इसके बाद में अगर हम बात करते हैं कि इसका जो है प्रमुख शासक कौन होता है, तो गयासुद्दीन तुगलक, और फिर इसके बाद में मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक। ये तीन प्रमुख शासक हैं तुगलक वंश के, जिनके बारे में हम आपके साथ डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके बाद में आता है कौन, सैयद वंश। चौथे नंबर का वंश होता है सैयद वंश। ये 1414 से लेकर के 1451 तक शासन करता है। कुल अगर वर्षों की बात करते हैं तो 37 वर्ष तक शासन करता है। तो इसके शासक कौन कौन से होते हैं, पहला होता है खिज्र खां, फिर मुबारक शाह, फिर मोहम्मद शाह, फिर आलम शाह। ये चार शासक कौन से होते हैं, ये सैयद वंश के प्रमुख शासक होते हैं। फिर ये जो अंतिम वंश होता है, कौन सा होता है दिल्ली सल्तनत पे, तो ये जो अंतिम शासक वंश होता है लोधी वंश है। अगर इनका टाइम पूछता है 1451 से लेकर के 1526 तक। इसके तीन प्रमुख शासक हुए हैं, वो कौन कौन से हैं, बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी और इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी ऐसा शासक है जो दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक है, और इसके लिए हम ये भी कह सकते हैं कि लोधी वंश का भी अंतिम शासक था, जो कि पानीपत के
प्रथम युद्ध में बाबर के साथ इसका युद्ध होता है और ये जो है रण क्षेत्र में ही मारा जाता है। ठीक है, तो ये थी प्रमुख हायरार्की, आप लोगों के लिए जानना ज़रूरी है। इसमें जो है अक्सर क्वेश्चन सबसे मेन चीज़ होती है कि हायरार्की पूछ लेता है, बस आपके लिए ये जानना ज़रूरी है। और शासन के जो किस वंश ने कितने वर्ष तक शासन किया और कब से कब तक शासन किया, ये आपके लिए जानना बेहद इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो ये था प्रमुख जो है राजवंशों के बारे में। कुछ चीज़ें और हैं इम्पॉर्टेंट, उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। बाकी फिर हम एक एक राजा के बारे में, एक एक सम्राट के बारे में आपके समझ डे बाय डे लेकर के आएंगे। ठीक है, तो अगर हमें बात करना है कि इन पांचों वंशों ने यानी कि 1206 से लेकर के 1526 वर्ष तक जो है 5 राजवंशों ने शासन किया, तो कितने वर्ष होते हैं? तो 320 वर्ष जो है इन पांचों राजवंशों ने कुल मिलाकर के 320 वर्षों तक दिल्ली सल्तनत पर क्या किया है? शासन किया है। ठीक है, फिर इसके बाद में दिल्ली सल्तनत में सर्वाधिक समय तक तुगलक वंश ने शासन किया, जो कि मैं आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ, और खिलजी वंश ने सबसे कम समय तक शासन किया। ठीक है, फिर दिल्ली सल्तनत में सबसे बड़ा साम्राज्य किसका था? तो वो एमबीटी का था। एमबीटी यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक, जो कि तुगलक वंश का शासक था। तो अगर सबसे बड़े साम्राज्य की बात पूछता है दिल्ली साम्राज्य के अंतर्गत, तो वो कौन सा होता है? मोहम्मद बिन तुगलक का होता है। इसके समय पर कुल प्रांतों की संख्या अगर पूछता है तो वो कितने होते हैं? 23 प्रांत होते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद में दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान इब्राहिम लोदी, जो कि लोदी वंश का अंतिम शासक था, और ये पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर के साथ जो है युद्ध करते हुए रण क्षेत्र में मारा जाता है। और इसके बाद में जो दिल्ली सल्तनत का जो है अंत हो जाता है, और यहाँ पर जो है शासन की बागडोर कौन संभालता है? तो मुगलों के हाथ में, यानी दिल्ली सल्तनत से शासन की बागडोर निकल करके पूरा साम्राज्य जो है किसके हाथों में आ जाता है? मुगलों के हाथ में आ जाता है। ठीक है, तो समय के रहते हम मुगलों के बारे में भी पढ़ेंगे। आज हम अपने लेक्चर को यहीं पर विराम देना चाहेंगे। ठीक है, लेकिन जाने के पहले आपसे ये ज़रूर कहेंगे कि अगर आप हमारे चैनल को पहली बार विज़िट कर रहे हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट डे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।